हाल में टॉप में रैंक करने वाला ये वर्ड बिटकॉइन। और ऐसा क्या रीज़न है कि ये वर्ड ज़्यादा सर्च हो रहा है? एक्चुअल में बिटकॉइन है क्या? ना किसी टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ किए हुए चलिए जानते हैं इसके बारे में शुरू से। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो आपको कोई भी पैसा क्यों देता है? आपको कोई पैसा तभी देता है जब आप उसके बदले में कुछ वैल्यू ऐड करते हो या फिर कुछ देते हो। आप ऑफिस में भी आपको सैलरी तभी मिलती है जब आप कुछ काम करके देते हो, उस कंपनी के लिए कोई वैल्यू ऐड करते हो। एक दुकानदार को भी तभी पैसा मिलता है जब उसके बदले में वो कोई सामान देता है। इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आप अगर देखेंगे तो आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप उसके बदले में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे या फिर कुछ देंगे। और इजीली समझते हैं कि मनी इज इक्वल टू वैल्यू। और टाइम टू टाइम मनी को अलग अलग चीज़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम था जो कि अनाज और गेहूं को दे के काम चला लेते थे। फिर लोगों ने धीरे धीरे उन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जो ज़्यादा देर तक टिके, जो ज़्यादा दिन तक रह सके, जो लंबी समय तक उनकी वैल्यू ज़्यादा हो और ख़राब ना हो। और जैसे कि गोल्ड को आप लोग लेकिन गोल्ड को कैरी करना इतना आसान नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया कि आप गोल्ड को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना गोल्ड गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट रख सकते हैं और उसके बदले में आपको एक रिसिप्ट मिलेगी और उस रिसिप्ट की बेसिस पर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर वही रिसिप्ट आगे चलकर पेपर मनी में कन्वर्ट हुई। फिर लोगों ने मनी को रिप्रेजेंट करने के लिए सामान के बजाय गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट की प्रॉमिस पर ट्रस्ट किया, मैं धारक को इतना रुपया पेमेंट करने का वचन देता हूँ। इस प्रॉमिस के जरिए गवर्नमेंट ने ये बताया आप अगर इस नोट को लेके कहीं जाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट नोट प्रिंट करके सबकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर देती? मान लीजिए 1 किलो आलू बचा है और उसको लेने के लिए लोगों के पास, जितने भी लोग हैं उनके पास 1 लाख रुपया है, तो वो आलू उसको मिलेगा जिनके पास 1 लाख से ज़्यादा है। तो ऑटोमेटिकली आलू का कीमत 1 लाख से ज़्यादा हो गई। तो गवर्नमेंट अगर नोट छाप के सबको बांट भी दे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उससे सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगी जब सिर्फ रिसोर्सेस पूरे होंगे। फिर धीरे धीरे पेपर मनी डिजिटल मनी में कन्वर्ट होने लगी। डिजिटल मनी में भी सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था कि ट्रांजैक्शन का ट्रैक रखना। आपके अकाउंट से पैसा काटे और दूसरे के अकाउंट में पहुँचे ही ना, और ऐसा ना हो कि आपका अकाउंट से पैसा काटे ही ना और दूसरा का अकाउंट में पहुँच जाए। इन सब चीज़ों को देख रेख करने के लिए सेंट्रलाइज बैंक बना। लेकिन इस सेंट्रलाइज बैंक सिस्टम में भी एक चैलेंजेस है। जो पैसा आप बैंक में सेव रखते हो वो पैसा बैंक इन्वेस्ट करता है। अगर उस पैसा को आपने जो सेव किया है वो उसको अगर वो इन्वेस्ट करे और उसमें लॉस आ जाए तो आपको एक टेंशन आ जाता है। जैसे कि पीएनसी बैंक के केस में हुआ, लोग अपना ही पैसा बैंक से नहीं निकल पा रहे थे। 2008 में जब लिविंग ब्रदर्स नुकसान में आए थे, उनकी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, पूरी ग्लोबल लेवल पर एक रिसेशन आ गया था। अगर आज की डेट में अगर सब एक साथ बैंक के रुपए मरने लगे तो बैंक तो दे ही नहीं सकता। आपके अकाउंट में जो एक बैलेंस शो करता है वो सिर्फ एक्चुअली एक नंबर ही शो करता है बस, और कुछ नहीं, जिसकी एग्जिस्टिंग बैंक पैसा रोटेट करके मेंटेन करता है, ना कि आपका वो बैलेंस जो है वो एग्जैक्टली आपका वहाँ पे है। इतना है कि आप अपना पैसा का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे रहे हो बस, और कुछ नहीं। इसमें तो ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट उस पैसे को कंट्रोल करते रहते हैं, तो इसमें करप्शन भी बहुत इन्वॉल्व होता है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपके पैसे का लीगल स्टेटस भी हटा सकता है, जैसे कि हमने डिमोनेटाइजेशन में देखा। अक्टूबर 2008 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ। उसने ये डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, उसने अपना नाम सतोशी नाकामोटो बताया। एक्चुअली ये सतोशी नाकामोटो है कौन, ये आज तक पता नहीं चल पाया। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ने सजेस्ट किया हमारा करंट बैंकिंग सिस्टम में उसको कैसे रिप्लेस किया जा सकता है बिटकॉइन करेंसी के थ्रू। तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, करेंटली हमारा बैंक सिस्टम है सेंट्रलाइज बना के जो सारे ट्रांजैक्शन को मेंटेन कर रहा है और मेक श्योर कर रहा है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो। उसका एक अल्टरनेटिव भी देखा जा सकता है बिटकॉइन करेंसी के थ्रू। वैसे कई सारे क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ गई है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बिटकॉइन का ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे।
जब आप पेटीएम से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो या फिर कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं जो हम लोग कैशबैक भी कहते हैं। जनरली वो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स पेटीएम के अंदर ही यूज़ होते हैं। अगर ये रिवॉर्ड्स पॉइंट जो है वो अगर बाहर यूज़ होने लगे तो और हर कोई अगर उससे एक्सेप्ट करने लगे तो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। सेम यही चीज़ होती है बिटकॉइन के केस में। बिटकॉइन जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी है। आगे चल के इसकी एक्जिस्टेंस किस लेवल पे होगी ये अभी तक कोई नहीं बता सकता। ये डिपेंड करता है कि इसकी एक्सेप्टेंस कैसी है, लोग उसे कितना प्रीफर कर रहे हैं। बिटकॉइन जो है वो एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जब आप कोई बिटकॉइंस खरीदते हैं इसका मतलब आप एक स्पेसिफिक बिटकॉइंस का एड्रेस खरीदते हैं। इसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन करते हैं एक दूसरे बिटकॉइन स्पेसिफिक एड्रेस। बिटकॉइन एक ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर है जिसको बैठ के आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बैठ के कोडिंग वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है कि जो एल्गोरिथम है वो भी ऑटो रन पे चलती है। लेकिन एल्गोरिथम रन करने के लिए भी सिस्टम और कंप्यूटर की ज़रूरत तो पड़ती है। इतनी बड़ी लेवल पर हज़ारों कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इन हज़ारों कंप्यूटर्स को मेंटेन करने के लिए थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी तो बात घूम फिर कर वही बैंक वाले स्ट्रक्चर में आ जाएगी। सारा कंट्रोल जो है वो एक थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बिटकॉइन माइनिंग का कॉन्सेप्ट आया। इसमें लोग अपना कंप्यूटर्स लगा के एल्गोरिथम रन करते हैं। जब ट्रांजेक्शन जो सक्सेस हो जाता है तो एज ए रिवॉर्ड बिटकॉइन मिलता है उन्हें, क्योंकि ये जो सारा सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटेड और चेन के फॉर्म पे है। ये इन सब चीज़ों से एक ही चीज़ होता है कि मतलब इसमें कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई हैकिंग सिस्टम्स का कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आता है। अगर ऐसा कुछ आता है तो बात घूम फिर के मतलब वही आ जाएगी जो आलू वाला केस था, महंगाई बढ़ जाएगी। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पहले से ही कंफर्म्ड है कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन जनरेट नहीं हो पाएगी। बिटकॉइन माइनर्स को कितने बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड मिलेगी ये डिपेंड करता है कितने लोग कंप्यूटर लेके बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं। 2009 में 200 बिटकॉइंस आप 2-3 दिन में जनरेट कर सकते थे, लेकिन आज की डेट पे अगर आपको एक बिटकॉइन जनरेट करनी है उसके लिए आपको 150 साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बिटकॉइन की डिसएडवांटेज क्या क्या है? पहली चीज़ जो है वो हर जगह एक्सेप्ट नहीं होता है। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसमें इनलीगल जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ जो है ये बहुत वॉलेटाइल नेचर में है, हर 30 सेकेंड में इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए हैं और उसको आप वापस करना है तो उतनी देर में उसका प्राइस चेंज हो चुका होगा। अब दुकानदार के सामने ये प्रॉब्लम आएगी उसको रिटर्न में पैसे कितने वापस करनी है भी, क्योंकि इस चीज़ के लिए कोई मैकेनिज्म भी नहीं है। क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो हो सकता है आगे चल के इसमें कोई मैकेनिज्म बन जाए। इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या बिटकॉइन इंडिया में लीगल है भी या नहीं। तो इसका जवाब है बिटकॉइन इंडिया में लीगल है, लेकिन गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। इसका मतलब जो भी आप ट्रेडिंग या परचेसिंग करेंगे तो इसमें सारा का सारा जो रिस्क है वो सब आपका होगा। गवर्नमेंट इसकी रेगुलेशन बनाने में काम कर रही है, लेकिन इसका कोई आउटकम जो है वो अभी तक आया नहीं। 5 अप्रैल 2018 में आरबीआई ने सारे बैंकों को एक नोटिस जारी कर दिया जिसमें ये मेंशन था कि जितने भी एंटिटीज क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं उनको अपना सर्विसेज आप ना दीजिए। यानी कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से आप अपनी बैंक में कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। फिर इस चीज़ ने क्रिप्टो करेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे चैलेंज किया और 2 साल ये केस चला और उसे जीत भी लिया क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने। फिर आरबीआई ने अपनी जो गाइडलाइंस पहले जारी किया था वो हटानी पड़ी। बिटकॉइन को आप 2 तरीक़े से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो आपकी डिपेंडेंसी है वो दूसरे पे होगी कि वो बिटकॉइन से एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। दूसरा आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2009 में 0.04 से आप एक बिटकॉइन खरीद सकते थे और आज एक बिटकॉइन की कीमत 18 लाख से भी ज़्यादा है। तो इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा है तो इसमें बहुत रिस्क भी है। अगर आप रातों रात अमीर बनने के सपने देख रहे हो तो अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है और आप रातों रात अमीर भी बन सकते हो।
लेकिन इसमें ज़्यादा नुकसान होने का चांसेस रहता है। और अगर आप इसमें स्मार्टली अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। इंडिया में अलग अलग क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है, जिसमें से एक है कॉइनस्विच कुबेर, जिसमें आप 100 अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। विदिन 6 मंथ में 7 लाख से भी ज़्यादा लोग इसमें साइनअप किया है। जैसे ही आप इसमें साइनअप करते हैं, इसमें आपको 50 रुपये के बिटकॉइंस मिलता है एज ए बोनस। और इस पूरे ऐप में सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज में रखा गया है। जैसे ही साइनअप करते हो, आपके उसके कुछ ही स्टेप में आपका KYC जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा बड़ा रकम लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। आप उसमें 100 रुपये भी लगाकर स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बिना कोई किसी चार्जेस के। और जब चाहे तब विड्रॉ भी कर सकते हो। 1 दिसंबर 2020 में इसका iOS का ऐप लॉन्च हुआ है। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को रिकमेंड करते हो जिसके पास आईफोन है, तो आप iPhone 11 50 लाख का बिटकॉइंस और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स आप जीत सकते हैं, जिसका इंटरफेस बहुत ही स्मूथ है। जैसे कि आप स्विगी और जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हैं, ठीक उसी तरह से आप एक क्लिक में बिटकॉइंस खरीद सकते हैं। वेरी इजी है। उसमें ऐप का लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।